नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। एक बार फिर से दोहराना, मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। ये क्या बचपना लगा रखा है अभिनव? ट्रेन का समय होने वाला है, आप अब उतर जाइए। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी अपने घर से जिम्मेदारी खत्म। वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा का शरीर बुखार से तप रहा है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम दोनों घर परिवारों का बराबर ध्यान रखो। ट्रेन की सीट पर तनाव से भरी पत्नी शीतल का हाथ नजाकत से सहलाते हुए अभिनव ने कहा, जी समझ गई, आप उतर जाएं, वरना मेरे साथ साथ आप भी रायपुर पहुंच जाएंगे। फिर मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? देखिए, गाड़ी चलने लगी है। अचानक अपने माता पिता की तबीयत खराब हो जाने से परेशान शीतल चंद मिनटों में अपने मायके के लिए रवाना होने वाली है। उनकी 5 साल की बेटी परी इतने दिन बिना उसके पहली बार अकेली रहेगी। यह सोच उसका कलेजा पहले से ही छटपटा रहा था। तुम निश्चित होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अभिनव पल पल चलती ट्रेन के साथ कहते कहते शीतल का हौसला बढ़ा रहे थे। आपके भरोसे माँ जी और बाबूजी की जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूँ। उन्हें मेरी अनुपस्थिति में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुरझाया चेहरा लिए शीतल बेबसी से अभिनव की ओर देखते हुए कहने लगी, तुम परेशान मत हो, पहुंचकर फोन करना। अभिनव के पैर अब तेज रफ्तार पकड़ती ट्रेन के सामने कमजोर पड़ने लगे और वो वहीं थमकर उसे अपना हाथ दिखा विदा करने लगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। भरी आंखों से शीतल अभिनव के ओझल होने तक उसे निहारती रही। वापस अपनी सीट पर बैठ मन ही मन वो प्रकृति को धन्यवाद देने लगी। क्या यह उन्हीं का आशीर्वाद है कि कुल 4 बहनें होने पर भी आज उसे अपने परिवार में एक बेटा न होने की कमी नहीं खल रही थी। उसे उन क्षण बचपन से सुनते आए अपने माँ बाप को वो चुभन भरे ताने एक एक करके याद आने लगे। बिना बेटे बहू के आपका बुढ़ापा कैसे बीतेगा? ये बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल में व्यस्त हो जाएंगी। आपकी ज़रूरत के समय उनके पास आपके लिए पास खड़े रहने की उम्मीद लगाना ही बेकार है। वे अपने ससुराल का ध्यान रखेंगे या आपके मायके का? सास ससुर पति बच्चों की जिम्मेदारी से खाली होंगी तब तो आ पाएंगी। अगर ससुराल वाले ही मना कर देंगे तो क्या घर में महाभारत रचाकर उनका आना मुमकिन होगा? आप अपनी दूसरी व्यवस्था करके रखिएगा, वरना आगे चलकर बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पर आज अभिनव का ऐसा रूप देखकर उसका मन भर आया। शुरुआत में वे छोटी मोटी बात पर मायके जाने की उसकी जिद को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। उसे भी महसूस हुआ कि बाकी चीज़ों की तरह अभिनव को भी उसका मायके बार बार जाना पसंद नहीं। फिर धीरे धीरे शीतल ने ही उनसे कहना बंद कर दिया। अब मुश्किल से केवल साल में एक बार जाने का मौका मिल पाता। आज घर वालों की इस कठिन परिस्थिति में भी उनके पास कोई भी बहन मौजूद नहीं हो पा रही थी। सब अपनी अपनी समस्या में उलझी हुई थी। यह बताने पर कि उसके माँ पिता ने अपनी काम वाली बाई को पूरे दिन के लिए रख लिया है तो अभिनव को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तुरंत कहा कि बेटा हो या बेटी, अगर जरूरत पड़ने पर उनके खुद के बच्चे सहारा ना बन सके तो फिर किस काम के? उसे बिना बताए तुरंत उसके अकेले का टिकट कटाकर अगले ही दिन भेजने का फैसला कर लिया। यह देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अगर उसे आज अभिनव और अपने सास ससुर का साथ ना मिलता तो शायद वो भी ना उनके पास पहुंच पाती। उन्हीं की जिद थी कि वो मायके जाकर उनका तसल्ली से इलाज पानी करवा कर ही लौटे। उसने जब सास ससुर उनकी और परी का हवाला दिया तो अभिनव कहते हैं, तुम्हें इस घड़ी में उनके साथ होना चाहिए।
मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बिना कुछ दिन मुश्किल होगी, पर फिर सब मैनेज हो जाएगा। ये कहना उनके लिए शायद आसान होगा, पर जब करेंगे तब समझ पाएंगे कि इस कभी ना खत्म वाली जंग में 2 पल का चैन नहीं मिलता कि अगली जंग फिर से सामने आ खड़ी होती है। इतना भी सोच विचार नहीं किया कि अकेले सब कैसे संभाल पाएंगे। वो बखूबी जानती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में सबको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। बेटी के 1000 खाने के नखरे, सास ससुर की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समय पर दवाई की याद, सबका फरमाइशी खाना पीना, घर का राशन, बाई का काम देखना, इन सब के बाद उन्हें ऑफिस का काम भी करना होगा। ट्रेन की खिड़की के बाहर सीट में अपनी गर्दन टिकाए वो खुले आसमान में बादलों को अटखेलियाँ करते हुए देख, ये सब सोचकर यही मनाती रही कि माँ पापा जल्दी से ठीक हो जाएं और वो अपनी ससुराल समय से ही वापस लौट जाए। ये विचार करते उसकी रात गुजरती रही और अगली सुबह स्टेशन पर उतरते ही ऑटो पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गई। उसने अपने घर में आने की जानकारी नहीं दी थी, वरना वे लोग उसे आने के लिए मना कर देते। घर पहुंची नहीं कि उसे देख माँ ने सवाल बिछा दिए। शीतल, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? और परी कहाँ है? मम्मी, मैं अकेली आई हूँ, अभिनव उसे संभाल रहे हैं। आस पड़ोस के लोग और बाई भी है। तुम अपनी गृहस्थी क्यों बिगाड़ कर आई हो? वहाँ तुम्हारे सास ससुर हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? माँ, तुम चिंता मत करो, अभिनव है ना, ये सब देख लेंगे। एक मर्द से घर संभालने की उम्मीद करना मैं तो ना कर सकती। अब आ गई है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बेटी, आज हम दोनों को कई डॉक्टरों को दिखाना है। यहाँ से वहाँ अकेले ऐसी हालत में तुम्हारी माँ और खुद को लेकर कहाँ कहाँ भटकता। अच्छा किया जो सही समय पर आ गई। आप नहीं समझेंगे, माँ तो आने के लिए मना ही करेगी। शीतल को भीतर से लगा कि उसने यहाँ आकर एक नेक काम किया। कुछ देर आज उसे क्या क्या करना है उन दोनों के साथ प्लान कर वह अभिनव को फ़ोन करने लगी। हेलो, मैं आराम से पहुँच गई हूँ, तुम कैसे हो? माँ जी, बाबूजी और परी सब कैसे हैं? सब ठीक हैं, तुम यहाँ की चिंता मत करो। मैं ऑफिस के लिए थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। सभी ने अपना खाना खुद निकाल कर खा लिया है। माँ ने बाई से सारा काम करवा लिया। बाबूजी खुद दोनों की दवाई निकाल कर समय से खाने की याद रख रहे हैं। और परी, तुम जैसा करती हो हम सबको अगली चीज़ करने की याद दिला रही है। हमारी बच्ची इतनी समझदार हो गई है, यकीन नहीं होता। शीतल मुस्कुराती हुई आश्चर्य से कहने लगी, तुम न जाती तो पता ही नहीं चलता कि यह लड़की बिना कुछ कहे या टोके अपने सभी काम खुद से कर सकती है। और तुम विश्वास नहीं करोगे, आज उसने बिना नखरे के कद्दू की सब्जी अपने हाथों से खाई है। जो सुधार मैं महीनों से नहीं कर पाई वो आपने एक दिन में ही कर दिखाया। मान गई आपको। तुम्हारा धन्यवाद, मैंने कहा था ना, सब मैनेज हो जाएगा। अब तुम जब वापस आओगी तो सबकी आदतें बिल्कुल ऐसे ही रहने देना, तभी अपना टीचिंग जॉब वापस चालू करने की सोच सकती हो। आपने सही कहा, अब ऐसा ही चलता रहा तो जल्द शुरू कर पाऊंगी। चलो, तुम ध्यान रखो वहाँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। ठीक है। अभिनव की बातें सुनकर मानो उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वहाँ सब अपने पति को अच्छे से संभाला हुआ पाकर वह अपने आप निश्चिंत होने लगी। आज अपने पति के प्रति अलग सा प्यार और झुकाव होते उसे महसूस हुआ। सभी डॉक्टरों को दिखाकर राहत हो गई। ये अच्छा हो रहा, कुछ बड़ी बात नहीं निकली। बस 2 हफ्ते की दवाइयाँ और आराम भर से उनके जल्दी ठीक हो जाने का आश्वासन पाकर वे सब बहुत खुश हुए। वहाँ कुल 10 दिन बिताने के बाद शीतल को अपने बचपन के वो सभी क्षण याद आ रहे थे, जब कभी वे बहनें बीमार पड़ती या चोटिल होती थी और कैसे उनकी माँ
दिन रात सेवा में लगी रहती थी। पिता नियम से काम पर जाने से पहले उन्हें कड़वी दवाई के घूंट बड़े प्यार से पिलाकर जाया करते थे। तब उन्हें उनके साथ और प्यार की कितनी ज़रूरत थी। उनके बिना वे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहीं वे शीतल को एकाएक अपने समक्ष पाकर और इतने संवेदनशील दिल का दामाद पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। यह बात तो पक्की थी कि बिना उनके सहयोग व आश्वासन के बगैर कोई भी बेटी अपना घर बार इतने दिन के लिए छोड़कर आने की हिम्मत नहीं जुटा सकती थी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत सुन आसपास के रिश्तेदार और समाज के लोग एक के बाद एक उनसे मिलने घर आने लगे। शीतल को बिना बिटिया के मुस्कुराते हुए देख उनके साथ हर पल साई की तरह मौजूद पाकर सब हतप्रभ रह गए। सब उससे तरह तरह की पूछताछ करते नहीं थक रहे थे। सभी सवालों की झड़ी के जवाब दे देकर उसे पता नहीं क्यों भीतर ही भीतर ऐसा पति पाकर सम्मानित महसूस हो रहा था। क्या एक पति का ऐसा हृदय दिखाना क्या इतनी बड़ी बात है? वैसे देखा जाए तो पीढ़ियों से यही काम एक बहू आजीवन बड़ी निष्ठा से करती आ रही है। क्या तब भी औरों के लिए एक औरत का इतना त्याग करना इतना आदरकारी कार्य माना जाता है? खैर, माता पिता ने हर किसी के सामने प्रफुल्लित हो अपने दामाद की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, उन्होंने ही जिद करी तो शीतल को हमारे पास अकेले यहाँ भेजा और अगली ट्रेन से इतने दिनों के लिए हमारे पास निश्चिंत हो हमारा ख्याल रख रही है। तो फिर क्या था? सबने केवल एक बात दोहराई, भाई दामाद हो तो ऐसा, भाई दामाद हो तो ऐसा। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसे बस घर की बहू के रूप में ही क्यों देखा जाता है? जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अपने कलेजे का टुकड़ा समझा, हर सुख दुख में चट्टान की तरह साथ दिया, इतने संस्कार और सामंजस्य की घुट्टी पिलाई कि वो ससुराल जाकर एक आदर्श बहू की उपाधि प्राप्त कर सके। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी मुश्किल घड़ी में या बुरे वक्त आने पर उसे उसके ही जन्मदाता से पराये की तरह बर्ताव करने के लिए दबाव डाला जाता है? इस बात को क्यों अहमियत नहीं दी जाती कि वो एक पत्नी, बहू, माँ के साथ साथ किसी की बेटी भी है? दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कितनी अच्छी, कितनी शिक्षाप्रद उन लोगों के लिए जो बहू को बहुत प्रताड़ित करते हैं और मायके वालों से कोई संबंध ना बनाए रखने की जिद करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।